नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता अपनी मनमानी पर पूरी तरह से आमादा हो चुकी हैं। उनके लिए फिर चाहे कितने लोगों की बलि क्यों न चढ़ जाए, इससे ममता सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल अपनी मनमानी और गुंडागर्दी की फितरत से मानी जाने वाली ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बंगाल में तुगलकी फरमान सुनाया है। सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा पढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसका नतीजा सुख और शांति से चल रहे दार्जिलिंग पर सीधे तौर पर पड़ा और अब दार्जिलिंग में हिंसा की आग भड़क चुकी है। तो ममता की मनमानी बंगाल वासियों को रास नहीं आई है और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थकों ने जमकर ममता के फरमान के खिलाफ उत्पात मचाया है। पश्चिम बंगाल के स्कूल में 10वीं तक बांग्ला भाषा को अनिवार्य बनाए जाने के लिए दार्जिलिंग में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। गुरुवार को जिस वक्त हिंसा हो रही थी, उस वक्त दार्जिलिंग में ही ममता बनर्जी कैबिनेट की बैठक कर रही थी और तभी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर डाली, कुछ को आग के हवाले भी किया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि सेना तक बुलानी पड़ी, लेकिन ममता बनर्जी अपनी गलती मानने की बजाय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की हड़ताल को ही अवैध करार दे रही है। वहीं जीजेएम ने तृणमूल कांग्रेस पर अपनी फूट डालो राज करो की नीति के तहत दार्जिलिंग की शांति भंग करने की कोशिश का भी आरोप लगा दिया है। चलिए फटाफट एक नजर डाल लेते हैं कि ममता राज में बंगाल में हिंसा से क्या क्या नुकसान हुआ है। हम आपके सामने बता रहे हैं, दार्जिलिंग में जीजीएम का हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी है। उग्र आंदोलनकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच हुई झड़प में गुरुवार को 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। आंदोलनकारियों ने एक यातायात चौकी को आग के हवाले कर दिया। वहीं साथ ही साथ उग्र आंदोलनकारियों ने पुलिस के 5 वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया था। इतना ही नहीं, तमाम तरीके से आंदोलन को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागने वाले पुलिसकर्मियों पर आंदोलनकारियों ने पथराव भी किया। उधर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। विरोध प्रदर्शन के चलते करीब 10,000 पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंस गए हैं। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार ने आर्मी की 2 टुकड़ियां वहां भेज दी हैं। हर टुकड़ी में 80 जवान शामिल हैं, जो बेकाबू होते हालात को संभालने की कोशिश करेंगे। तो सीधे तौर पर सवाल ये उठता है कि एक शांत इलाका जो दशकों से शांत चल रहा था, आखिर वहां अशांति फैलाने के लिए ममता बनर्जी ने ये किस राजनीति की नींव रखी है? आखिर ममता क्या करना चाह रही है? इन तमाम पहलुओं पर ज्यादा समझाने और जानकारी देने के लिए इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, मेरे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट एसके दत्ता साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने शिक्षाविद अरुण कुमार भगत जी भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत। आप दोनों के पास मैं आऊंगी और महत्वपूर्ण जानकारियां हम लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ममता की ये सियासत है क्या। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद ममता की मनमानी ने इस वक्त एक शांतमय इलाके को पूरी तरह से अशांत कर दिया है। सवाल बड़ा ये है कि आखिर ये राजनीति क्यों की जाती है? आखिर ममता फूट डालो राजनीति करके, आखिर ममता सीधे तौर पर गोरखाओं की संस्कृति पर प्रहार करके कौन सी राजनीति करने की कोशिश कर रही है? हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं। दोनों मेहमानों के पास चलना चाहूंगी। सबसे पहले मैं चाहूंगी फर्स्ट कमेंट के साथ शुरुआत करें एसके दत्ता साहब। सीधे तौर पर जो ये एक घोषणा की जाती है कि बंगाली अनिवार्य हो, ये कितना आप जायज मानते हैं और क्या वाकई ये एक राजनीति का हिस्सा है या वहां की जरूरत है? आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जिस सवाल का जवाब देना मेरे लिए बहुत ही पेचीदा होगा, क्योंकि मैं खुद भी बंगाली हूँ। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति तो कोई भी फैसला लेने से पहले राजनीति तो उसके पीछे कारण होता ही है,
और राजनीति के वजह से ही किसी भी प्रदेश में या फिर केंद्रीय लेवल पे भी कोई भी निर्णय के पीछे राजनीतिक कारण होता है। मेरा मानना है कि इसके पीछे मुख्य तौर पे जो कारण है उस कारण को ढूंढना बहुत आवश्यक है, और ममता ने जो कुछ किया है मैं समझता हूँ कि आनन फानन में की है, और सलाह मशवरा के साथ और सलाह मशवरा के बाद ये अगर निर्णय अगर लिया जाता तो शायद बहुत बेटर वे में चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। इसके साथ साथ आपके तमाम जितने सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनका कहीं ना कहीं पे राय मशवरा लेना बहुत आवश्यक था। बंगाल प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो उत्तर पे जो इलाके हैं सिलीगुड़ी से ऊपर जितने सारे एरियाज हैं वो कहीं ना कहीं पे गोरखा डोमिनेटेड एरिया हैं, और अक्सर गोरखाओं और प्लेन्स के लोगों के बीच में एक राजनीतिक टकरार की स्थिति अक्सर रही है। आपको याद होगा कि जीएनएलएफ ने सैकड़ों साल तक अलग राज्य का भी मांग किया, वो भी अभी भी उनके सूची में वो चीज़ अभी भी है। लेकिन ये जो टकराव था ये बीच में थम गया था, खास तौर पे जब 30 सालों के बाद अगर नगर निगम का चुनाव होता है वहाँ पर और ममता बनर्जी वहाँ पहुँचती हैं और सीधे ट्वीट करके ये कहना कि विकास का अब नया सूर्य उदय होगा, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करके आपको नहीं लगता कि ये संस्कृति पर प्रहार है? अगर संस्कृति और संस्कार हम दो आधार लेकर चलते हैं तो वो इलाका शांत था और उसे शांत रहने देना चाहिए। नहीं, जहाँ बात आती है ये बहुत ही स्वीपिंग हो जाएगा ये कह देना कि संस्कृति पे प्रहार है या फिर संस्कृति को कहीं ना कहीं पे कुचलने की एक प्रयास है, वो उचित नहीं होगा कहना। मैं समझता हूँ कि इसको और बेहतरीन वे में किया जा सकता था। मसलन यही है कि आप बाकी राज्यों का उदाहरण देके भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बगल में जो राज्य है आसाम, आसाम में बांग्ला और असमिया कंपलसरी है वहाँ पे भी, और जो असमिया बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग असमिया पढ़ते हैं स्कूलों में, और बांग्ला भाषी का जो इलाका है कछार वगैरह बराक वैली वहाँ पे बांग्ला पढ़ाया जाता है। पर जो लोग असमिया भी नहीं हैं या फिर बंगाली नहीं है, यानी कि दूसरे प्रदेश से हैं या फिर दूसरे जाति के हैं, उनके लिए ऑप्शनल होता है ये चीज़, और ऑप्शनल का प्रावधान है, और हिंदी भी कहीं ना कहीं पे ऑप्शनल के हिसाब से पढ़ाया जाता है। यही मैं समझता हूँ कि ये फार्मूला अगर बंगाल में अगर हाँ। लागू होता तो शायद ये परिस्थिति वहाँ पे पैदा नहीं होती, और ऑप्शनल के हिसाब से अगर रख दिया जाता तो काफी बेहतरीन वे में चीजों एक ये रास्ता हो सकता था, लेकिन ये रास्ता अपनाया नहीं गया। अरुण जी के पास आऊं से पहले मेरे साथ दार्जिलिंग से रिपोर्टर धनंजय पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय, अभी के सबसे पहले मैं चाहूंगी अभी जो ताज़ा हालात हैं वहां की जानकारी आप दें कि क्या कुछ वहां पर जो तनावपूर्ण स्थिति थी क्या फिलहाल नियंत्रण में नजर आ रही है सेना की टुकड़ी वहां पहुंचने के बाद? धनंजय, धनंजय तक शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। अरुण कुमार भगत जी शिक्षाविद हैं जाने माने। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगी कि ये जो फैसला लिया गया है क्या ये फैसला आपको जायज़ नज़र आता है? क्या वाकई ये ज़रूरत लग रही थी या महज राजनीति के लिए ऐसी घोषणा की गई? भाषा सदैव से ही बड़ा ही संवेदनशील मामला रहा है। भाषा को लेकर जो सरकार की नीतियां हैं वह भी स्पष्ट नहीं रही हैं, और किसी भी भाषा को, चाहे वो बांग्ला हो या कोई भी अन्य भाषा हो, उसको ज़बरदस्ती किसी पर थोपना मेरी दृष्टि में युक्तिसंगत नहीं होगा। ऑप्शन होने चाहिए और एक विकल्प होने चाहिए कि वहाँ के लोग वहाँ की अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण कर सके। और जितने भी आज तक रिसर्च हुए हैं, शोध हुए हैं, जितने भी काम हुए हैं, उसमें मातृभाषा के महत्व को समझा गया है और मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा दी जाए, ऐसी अनुशंसाएं हुई है। इसलिए मुझे लग रहा है कि किसी भाषा को थोपना किसी पर, किसी समुदाय पर या किसी वर्ग विशेष पर या किसी क्षेत्र विशेष के लोगों पर, यह मेरी दृष्टि से उचित नहीं होगा। नहीं, एक सवाल यहाँ पे ये है, आप दोनों ने ही एक बात कही कि ऑप्शन होना चाहिए था, विकल्प होना चाहिए था, लेकिन सवाल यहाँ पर सीधा सीधा है कि उस ऑप्शन को नहीं चुन के ये कहा जाता है कि विकास के लिए ये अनिवार्य है। तो क्या भाषा को अनिवार्य करके ही विकास संभव है? ये बड़ा सवाल है दत्ता साहब।
नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि विकास के लिए आप अगर ऐसे नीति अपना रहे हैं तो वो विकास नहीं होता है। उससे हो सकता है कि और उत्तेजना बढ़े वहाँ पे, और जिस तरह का नुकसान हुआ है वो तो विकास के खिलाफ है वो नुकसान। और जितना सारा आर्थिक नुकसान हुआ है उस प्रांत का, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे जो विकास हो रहा था उसको बहुत गहरा चोट पहुँचा है। मैं समझता हूँ और मेरा मानना है कि ममता बनर्जी की जो राजनीति है वो राजनीति ही कहीं ना कहीं पे इसके पीछे कारण है। जिस तरह का तानाशाही रवैया वो रखती है तमाम चीज़ों को लेके, और जिस तरह का सोच उनका है तानाशाह वाला सोच, वो कहीं ना कहीं पे इन सब निर्णय लेने के पीछे एक मुख्य कारण है ममता बनर्जी का। केवल ये भाषा वाला चीज़ लेके नहीं, बाकी जितने सारे भी निर्णय आप देखे होंगे या फिर जितने सारे निर्णय ममता बनर्जी ने ली है, दो चीज़ इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो है कि निर्णय तमाम जितने सारे ली जाती है ममता बनर्जी की तरफ से आनन फानन में ली जाती है, पहली बात, और बिना राय मशवरे के और लिए बिना सलाह मशवरे की, और उसके साथ साथ जब चारों तरफ से जब घेर जाती है तो कहीं ना कहीं पे एक तानाशाह रुख अपना के उसको लागू करने की कोशिश करती है। लेकिन आज की सबसे बड़ा आज के पूरे अगर घटना चक्र की बात करें, खास तौर से आप अपने ही लोगों को सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ये जो मांग उठ रही है वो अवैध है। वो लोग जो लगातार ये कह रहे हैं कि आपने हमारे विकास की अनदेखी की है, वो बात चाहे सीपीएम से जुड़ी हो या फिर टीएमसी से जुड़ी हुई। हम इस और घटना चक्र को और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।